नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है श्री सिर क्लासेज में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। आज हम भारत के एक ऐसे पद की पड़ताल करेंगे जो देश का दूसरा सबसे बड़ा पद तो है, फिर भी कुछ लोग इसे हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस कहते हैं। हाँ, मतलब एक ऐसा आलीशान पद जिसकी ज्यादा जरूरत नहीं। ये एक बहुत पुरानी और दिलचस्प आलोचना है। बिल्कुल, और हमारे पास जो स्रोत हैं वे इस पद की पूरी कहानी बताते हैं। चुनाव की अनोखी प्रक्रिया से लेकर उनकी शक्तियों तक और अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद से इसका जो एक फंडामेंटल अंतर है वो भी। तो आज की चर्चा का मिशन इसी पहेली को सुलझाना है। क्या ये पद वाकई में सिर्फ एक औपचारिकता है या फिर इसकी शक्तियां और भूमिका हमारी नजरों से छिपी हुई हैं? चलिए इस पद के संवैधानिक डीएनए को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, और मेरे ख्याल से शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी जगह है इसका चुनाव। बिल्कुल, क्योंकि वहीं से इस पद का असली चरित्र समझ में आने लगता है। सही बात है, क्योंकि पहली ही चौंकाने वाली बात तो यही है कि देश के दूसरे सबसे बड़े पद को जनता सीधे नहीं चुनती। नहीं चुनती। इसका चुनाव एक निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज करता है। लेकिन ये राष्ट्रपति का चुनाव करने वाले इलेक्टोरल कॉलेज से अलग है ना? बहुत अलग। और यहीं पर पहली बड़ी गुत्थी सुलझती है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ संसद के दोनों सदनों के सदस्य वोट डालते हैं। अच्छा, मतलब लोकसभा और राज्यसभा। हाँ, और सिर्फ सदस्य नहीं, सभी सदस्य। इसमें चुने हुए यानी निर्वाचित और नामांकित यानी मनोनीत दोनों तरह के सांसद शामिल होते हैं। एक मिनट, यहाँ तो दो बड़े अंतर हो गए। पहला, राज्यों के विधायक माने एमएलएज इसमें वोट नहीं डालते, जबकि वे राष्ट्रपति चुनाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। और दूसरा, मनोनीत सांसद जिन्हें राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं है, वो यहाँ वोट देते हैं। हाँ, ये तो पूरी तरह से उल्टा है। इसके पीछे जरूर कोई गहरी सोच होगी। बहुत गहरी सोच है, और स्रोत बताते हैं कि संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसका तर्क बहुत साफ तौर पर दिया था। क्या कहा था उन्होंने? उनका तर्क इस पद के मूल चरित्र को ही परिभाषित करता है। उन्होंने कहा कि देखिए, उपराष्ट्रपति का मुख्य काम क्या है? राज्यसभा की अध्यक्षता करना। एग्जैक्टली। उनका काम राष्ट्रपति के तौर पर तो बहुत ही कम समय के लिए होता है। हाँ, वो भी सिर्फ विशेष परिस्थितियों में। तो फिर उनके चुनाव में राज्यों की विधानसभाओं को शामिल करना तार्किक नहीं समझा गया। उनका कार्यक्षेत्र केंद्र तक ही सीमित है। अच्छा, तो इसीलिए सिर्फ केंद्रीय विधायिका यानी संसद के सदस्य ही उन्हें चुनते हैं। बिल्कुल। अब समझ आया कि मनोनीत सदस्यों को वोट का अधिकार क्यों है। हाँ, क्योंकि वे भी तो संसद का ही हिस्सा है। सही बात। तो फिर वोटिंग होती कैसे है? क्या ये आम चुनावों की तरह है कि जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत गया? नहीं, ये सिस्टम कहीं ज्यादा जटिल और सोफिस्टिकेटेड है। यहाँ आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का इस्तेमाल होता है। वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाला सिस्टम? हाँ, एकल संक्रमणीय मत। आसान भाषा में कहें तो वोटर सिर्फ अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट नहीं देता, बल्कि अपनी पसंद के हिसाब से उम्मीदवारों को रैंक करता है। पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद, ऐसे। जी, इससे यह सुनिश्चित होता है कि विजेता को वोटों का एक निश्चित कोटा मिले, जो महज सबसे ज्यादा वोट पाने से कहीं ज्यादा होता है। ठीक है, तो चुनाव की प्रक्रिया तो काफी अनोखी है। अब बात करते हैं कि इस पद के लिए कौन खड़ा हो सकता है। योग्यताएं तो सीधी साधी लगती हैं। हाँ, भारत का नागरिक हो, 35 साल की उम्र हो और राज्यसभा का सदस्य बनने के लायक हो। लेकिन एक शर्त हमेशा उलझन पैदा करती है, लाभ के पद पर ना होना। हाँ, और संविधान इस उलझन को साफ करता है। अगर कोई व्यक्ति पहले से ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल या केंद्र या राज्य सरकार में मंत्री है, तो उसके पद को लाभ का पद नहीं माना जाएगा। मतलब वो अपने पद पर रहते हुए भी उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ, लड़ सकते हैं। लेकिन क्या ये लाभ के पद के सिद्धांत की मूल भावना के खिलाफ नहीं है? ये एक जायज सवाल है और इस पर हमेशा बहस होती है। मतलब एक मंत्री अपने पद और प्रभाव का इस्तेमाल चुनाव में फायदा उठाने के लिए कर सकता है। पर संविधान निर्माताओं का तर्क ये था कि ये पद राजनीतिक जिम्मेदारियों के पद हैं, न कि सरकार के अधीन नौकरियां। अच्छा। उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने का मतलब होता देश के सबसे अनुभवी लोगों को प्रक्रिया से ही बाहर कर देना। ये एक जरूरी संतुलन है, और नामांकन के लिए भी कुछ शर्तें हैं, है ना? जैसे 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। जी, और ये प्रस्तावक और अनुमोदक निर्वाचक मंडल के ही सदस्य यानी सांसद होने चाहिए। और वो 15,000 रुपए की जमानत राशि भी है। हाँ, वो भी भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करनी होती है। ये प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि केवल गंभीर उम्मीदवार ही मैदान में उतरें।
तो एक बार जब कोई इन सब योग्यताओं को पूरा करके चुन लिया जाता है तो असल में उनका काम क्या होता है, और यहीं पर इस पद का सार है। उनकी एक नहीं बल्कि दोहरी भूमिका है। पहली भूमिका तो राज्यसभा के सभापति की है। हाँ, राज्यसभा के पदेन सभापति यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। पदेन का मतलब है कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने पद की वजह से अपने आप ही राज्यसभा का सभापति भी बन जाएगा। ये कोई अलग से दिया गया पद नहीं है? नहीं, इस भूमिका में उनकी शक्तियां और काम लगभग लोकसभा अध्यक्ष जैसे ही होते हैं। अच्छा, मतलब वही सब कि किसे बोलने देना है, कब बहस रोकनी है, ये सब? हाँ बिल्कुल वही। राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करना, व्यवस्था बनाए रखना, ये सब उन्हीं के हाथ में होता है। और दूसरी भूमिका जो शायद ज्यादा जानी जाती है? दूसरी भूमिका तब सक्रिय होती है जब राष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो जाए, जैसे मृत्यु, इस्तीफा या महाभियोग के कारण। हाँ, ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि देश का शीर्ष पद एक पल के लिए भी खाली ना रहे। यहीं पर वेतन से जुड़ा एक बहुत ही अजीब तथ्य सामने आता है। स्रोत बताते हैं कि उपराष्ट्रपति को अपने पद की कोई तनख्वाह ही नहीं मिलती। ये सच है, और ये सुनकर अक्सर लोग चौंक जाते हैं। क्या मतलब, ये कैसे हो सकता है? संविधान में उपराष्ट्रपति के पद के लिए किसी वेतन का प्रावधान है ही नहीं। उन्हें जो 4 लाख रुपए प्रति माह का वेतन और भत्ते मिलते हैं वे राज्यसभा के सभापति होने के नाते मिलते हैं। ये तो बहुत ही अनोखी व्यवस्था है। तो जब वे कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं तब क्या होता है? तब तो वो सभापति का काम नहीं कर रहे होते। तब स्थिति और दिलचस्प हो जाती है। उस दौरान उन्हें सभापति का वेतन भी नहीं मिलता। तो फिर इसके बजाय उन्हें राष्ट्रपति को मिलने वाला वेतन, भत्ते और सारे विशेषाधिकार मिलते हैं। वे पूरी तरह से राष्ट्रपति की भूमिका में आ जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक सीमित समय के लिए। हाँ, और ये समय सीमा 6 महीने की है। 6 महीने के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना ही होगा। बिल्कुल, और यही भारत और अमेरिका के सिस्टम का सबसे बड़ा अंतर है। ठीक है, अब आते हैं कार्यकाल और पद से हटाने की प्रक्रिया पर। 5 साल का कार्यकाल तो सीधा है, लेकिन क्या उन्हें समय से पहले हटाया जा सकता है? हाँ, हटाया जा सकता है, और इसकी प्रक्रिया भी उनके पद के चरित्र को ही दर्शाती है। राष्ट्रपति की तरह उन पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट नहीं चलता? नहीं, उन्हें हटाने का प्रस्ताव केवल और केवल राज्यसभा में ही शुरू किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। सिर्फ राज्यसभा में? ये प्रक्रिया तो राष्ट्रपति के महाभियोग से काफी अलग और शायद आसान लगती है। आपका सवाल बहुत सटीक है। ये प्रक्रिया आसान जरूर लगती है, लेकिन इसके पीछे भी वही तर्क है कि उनका सीधा संबंध राज्यसभा से है। बिल्कुल, चूंकि वे राज्यसभा के सभापति हैं, इसलिए उन्हें हटाने का अधिकार भी मुख्य रूप से उसी सदन को दिया गया है। और प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया ये है कि राज्यसभा इस प्रस्ताव को प्रभावी बहुमत यानी इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास करे। ये प्रभावी बहुमत क्या होता है? ये सुनने में तो बहुत टेक्निकल लग रहा है। सुनने में जटिल लगता है, पर है आसान। मान लीजिए राज्यसभा में कुल 245 सीटें हैं, पर किसी वजह से 5 सीटें खाली हैं। किसी का निधन हो गया हो या किसी ने इस्तीफा दे दिया हो। हाँ, तो सदन की असल ताकत 240 मानी जाएगी। प्रभावी बहुमत का मतलब है इस 240 का बहुमत, यानी आधे से ज्यादा, जो कि 121 वोट हुए। अच्छा, तो ये सदन की कुल क्षमता का बहुमत नहीं है? नहीं, और एक बार राज्यसभा से प्रस्ताव पास हो जाए तो वो लोकसभा में जाता है। और लोकसभा में अगर लोकसभा उसे सिर्फ साधारण बहुमत सिंपल मेजॉरिटी से मान लेती है तो उपराष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ता है। और इसके लिए 14 दिन का नोटिस भी देना होता है। हाँ, वो अनिवार्य है। तो ये प्रक्रिया भी उनके राज्यसभा के मुखिया होने की भूमिका पर ही जोर देती है। क्या कोई व्यक्ति दोबारा उपराष्ट्रपति बन सकता है? हाँ, संविधान इस पर कोई रोक नहीं लगाता। कोई भी व्यक्ति कितनी ही बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है। जैसे डॉक्टर एस राधाकृष्णन और हामिद अंसारी दोनों ही लगातार 2-2 कार्यकाल के लिए चुने गए थे। जी। चलिए, अब उस सबसे बड़े अंतर पर आते हैं जिसका जिक्र हमने किया था, भारत बनाम अमेरिका। कहा जाता है कि हमारा मॉडल अमेरिका पर आधारित है, लेकिन यहाँ एक बुनियादी फर्क है। और ये फर्क ही दोनों देशों की व्यवस्था के बारे में सब कुछ बता देता है। अमेरिका में अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति बचे हुए पूरे कार्यकाल के लिए पूर्ण राष्ट्रपति बन जाता है। बिल्कुल, वो सिर्फ कार्यवाहक नहीं रहता। जैसे जब जॉन एफ कैनेडी की हत्या हुई तो लिंडन बी जॉनसन उनके बचे हुए कार्यकाल के लिए पूरे अधिकारों के साथ राष्ट्रपति बन गए। जबकि भारत में उपराष्ट्रपति सिर्फ एक स्टॉप गैप व्यवस्था है, एक तरह के प्लस हल्टर। बिल्कुल सही शब्द।
भारत में उपराष्ट्रपति केवल तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहते हैं जब तक 6 महीने के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव ना हो जाए। यह दिखाता है कि भारत में यह पद मुख्य रूप से राजनीतिक निरंतरता बनाए रखने के लिए है। हाँ, पॉलिटिकल कंटिन्यूटी के लिए, ना कि सीधे तौर पर उत्तराधिकार यानी सक्सेशन के लिए। संविधान निर्माता एक निर्वाचित राष्ट्रपति चाहते थे, ना कि एक मनोनीत उत्तराधिकारी। स्रोत में 1952 से लेकर 2022 तक के उपराष्ट्रपति चुनावों की एक तालिका भी है। इसमें कुछ नाम ऐसे हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। हाँ, और ये हमारे राजनीतिक इतिहास के बारे में बहुत कुछ कहता है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1952 और 1957 में दोनों बार निर्विरोध चुने गए, और उनके अलावा एम हिदायतुल्ला और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भी। जी, उस दौर की राजनीति में आम सहमति का एक अलग ही स्तर था। इसकी आज के दौर से तुलना करें तो जमीन आसमान का फर्क है। कल्पना कीजिए, आज के राजनीतिक माहौल में क्या देश के किसी भी बड़े पद के लिए कोई निर्विरोध चुना जा सकता है? शायद नहीं। ये दिखाता है कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कितनी ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल। तालिका में हाल के चुनाव भी दर्ज है। 2017 में वेंकैया नायडू ने गोपाल कृष्ण गांधी को हराया, और 2022 में जगदीप धनखड़ ने मार्गरेट अल्वा के खिलाफ बड़ी जीत हासिल की। ये आज की प्रतिस्पर्धी राजनीति का प्रतीक है। तो आज के इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये साफ है कि उपराष्ट्रपति का पद सिर्फ एक सजावटी पद नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भले ही पर्दे के पीछे काम करता हो, लेकिन इसकी भूमिका बहुत अहम है। वे राज्यसभा के सभापति के रूप में देश की विधायी प्रक्रिया के केंद्र में होते हैं, और राष्ट्रपति के ना होने पर राजनीतिक स्थिरता की गारंटी देते हैं। उनका चुनाव, उन्हें हटाने की प्रक्रिया, उनका वेतन, सब कुछ उनके राज्यसभा से जुड़े होने की कहानी कहता है। ये भारतीय संविधान की एक बहुत ही सोची समझी व्यवस्था है। निश्चित रूप से। तो हम अपनी चर्चा की शुरुआत में उठाए गए सवाल पर वापस आते हैं। हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस यानी एक गैर जरूरी पद, क्या ये तमगा सही है? इस पूरी बातचीत के बाद ये तमगा थोड़ा अनुचित लगता है। ये सही है कि उनकी कार्यकारी शक्तियां सीमित हैं और वे राष्ट्रपति के स्थायी उत्तराधिकारी नहीं हैं। लेकिन उन्हें सिर्फ इस पैमाने पर तौलना उनकी विधायी भूमिका को नजरअंदाज करना होगा। वे ऊपरी सदन के संचालक हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। इसी के साथ हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है, लेकिन ये सोचने वाली बात है। उपराष्ट्रपति का पद जानबूझकर गैर कार्यकारी और राज्यसभा केंद्रित बनाया गया था। हाँ। लेकिन आज के दौर में जब राज्यसभा की भूमिका और उसका राजनीतिक महत्व बहुत बढ़ गया है, क्या उपराष्ट्रपति का पद भी अनजाने में पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो गया है? ये एक दिलचस्प सवाल है। क्या सदन के सभापति के रूप में उनके निर्णय, जैसे किसी बिल को धन विधेयक मानना या ना मानना, या सदस्यों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करना, अब देश की राजनीति की दिशा तय करने में पहले से ज्यादा बड़ी भूमिका नहीं निभा रहे? इस पर विचार किया जा सकता है।